Hello students, so this is the problem. A point source of light which is situated at depth of h. Okay, so it is situated at a depth of h and this is our source. Okay, so this is our source whose power is 100 watts. Question में दिया हुआ है whose power is 100 watts. Now we have to find the light power which reaches out from the top surface. Basically what is happening, this source इसमें से light emit हो रही है. ना अगर वो लाइट एमिट हो रही है तो वो एक डेंसर से रेयर मीडियम पे जा रही है, और डेंसर से रेयर मीडियम में अगर कोई चीज जाएगी तो हमें पता है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो अब देखो, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा. सो दिस इज अवर नॉर्मल, ठीक है, ये, और यहाँ से ये लाइट रे गई. तो मैंने ये वाली लाइट रे को कंसीडर किया. तो देखो इधर मैं वापस से एक नया नॉर्मल बनाऊंगा. सो डेंसर से रेयर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. फिर वापस से मैंने दूसरी लाइट रे कंसीडर की. यहाँ पे मैंने वापस से बनाया डेंसर से रेयर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. और एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जब आपका ये एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा. बेसिकली इसको ग्रेजिंग एंगल बोलते हैं, ग्रेज करते हुए जा रहा है. सो अब देखो इसके बाद अगर कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ गया तो इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है जो कि ग्रेजिंग एंगल के करस्पॉन्डिंग है, उस एंगल का हम लोग नाम दे देंगे, यस, इस एंगल का हम लोग नाम दे देंगे क्रिटिकल एंगल. ओके, क्रिटिकल एंगल है. ओके, नाउ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर इस क्रिटिकल एंगल के थ्रू, यानी सिमिलरली यहाँ पे भी एक बनेगा ऐसा कुछ. तो आप देखो बच्चों इधर एक कोन जैसा बन रहा है, आप समझो इधर एक कोन बन रहा है, समथिंग लाइक दिस. यस, ये देखो इस कोन में से कितना लाइट रेस एमिट हो रही है, कितने पावर की लाइट रेस एमिट हो रही है, वही हमें फाइंड करना है. तो आप देखो ये कुछ ऐसा है, इस तरह का डायग्राम. सो इधर से लाइट, दिस इज आवर सोर्स, और यहाँ से लाइट रे निकल रही है. तो हमें इतने एरिया में से कितना पावर आउटपुट हो रहा है वो निकालना है. तो कहीं ना कहीं एक सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, ठीक है. सो एक बार हम लोग देख लेते हैं सॉलिड एंगल होता क्या है जल्दी से. सो बच्चों बेसिकली आप देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक प्लेनर एंगल है, फॉर एग्जांपल जैसे ये, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका कर्व सॉरी इसका पेरीमीटर कितना है, इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा, तो आप बोल दोगे कि सर इट इज 2 पाई. ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके हाफ का कितना हो जाएगा तो आप बोल दोगे कि सर पाई आर. अगर मैं आपसे बोलूं कि क्वार्टर सर्कल का कितना होगा तो आप बोल दोगे सर पाई आर बाई 2, ये बोलोगे. सो बेसिकली हम लोग को ये पता है कि जो आर्क लेंथ होता है बच्चों, आर्क लेंथ की डेफिनेशन क्या है, एंगल विच इट सबटेंड्स इनटू द रेडियस. सो बेसिकली आपका जो थीटा है वो क्या होगा बच्चों, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. ओके, ये तो आपका प्लेनर एंगल के केस में होगा. नाउ इन द केस ऑफ सॉलिड एंगल, आप देखो सॉलिड एंगल इज एन एंगल सबटेंडेड बाय द एरिया. ये एरिया आप कंसीडर करो, इस एरिया ने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे मैंने चार्ज रखा है, यहाँ पे एक लाइट का सोर्स रखा हुआ है, तो इतने एरिया में से कितनी लाइट रेज निकल रही है, कितना फ्लक्स निकल रहा है चार्ज का, वो सब हम लोग निकाल सकते हैं इससे, ठीक है. सो आपका जो सॉलिड एंगल की डेफिनेशन होती है बच्चों, वो होता है एरिया ऑफ दैट पोर्शन अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ दैट पोर्शन अपॉन आर स्क्वायर. सो इन जनरल जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो आता है बच्चों 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा. अब ये कहां से आया सर, ये अभी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं. ओके, ये सॉलिड एंगल और ये आपका हाफ प्लेनर एंगल है. ओके, सो आप देखो बच्चों जल्दी से हम लोग डिराइव कर लेते हैं बिकॉज हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके, सो आप देखो सपोज मुझे इस, आपके पास एक कंप्लीट स्फीयर है बच्चों, एक कंप्लीट स्फीयर, उस स्फीयर में से इतने पोर्शन में से इतने पोर्शन का मुझे एरिया निकालना है, इतने पोर्शन का मुझे एरिया निकालना है. आप समझो फॉर एग्जांपल जैसे गर्मियों के टाइम पे मटका होता है, मटका. तो आप देखो एक मटके का ये जो पोर्शन है ऊपर वाला जो कैप है, ठीक है, उसका एरिया हम लोग निकाल रहे हैं. आई मेरी बात समझ में, ठीक है. सो आप देखो, हाँ, ओके, सो इन दिस केस वी कैन से दैट कि ये आपका ये जो एंगल है बच्चों, इस एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं, ठीक है. हाफ एंगल है आपका, प्लेनर एंगल है,
थीटा। ओके, एंड ये कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है इसका एरिया, वो क्या हो जाएगा सॉलिड एंगल, वही हमें निकालना है, हमें सॉलिड एंगल निकालना है, इसका एरिया निकालना वगैरह वगैरह। ओके, सो दिस इज द रेडियस। ओके, सो अब ये कैसे निकालें, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बच्चों डू वन थिंग, आप एक एलिमेंट कंसीडर करो। आप यहाँ पे गए और आपने एक एलिमेंट कंसीडर किया, ठीक है, आपने एक एलिमेंट कंसीडर किया। सर कौन सा एलिमेंट क्या है, आप देखो बच्चों, मैं यहाँ पे गया और निकाल दूं और उसको इंटीग्रेट कर दूं तो इस पूरे सरफेस का एरिया हमें आ जाएगा। बिल्कुल सही। अब देखो बच्चों, ये आपका आर है और इसको मैं बोल दे रहा हूँ अल्फा, ठीक है, ये मैंने एज्यूम किया कि ये एंगल आपका अल्फा है, फिर हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे। सो बच्चों, अगर ये आर है, ये अल्फा है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, सर इसका रेडियस तो आर साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ बच्चों, इसका एरिया कितना होगा, इस एलिमेंटल रिंग का एरिया कितना हो जाएगा। सो इस एलिमेंटल रिंग का एरिया अगर हमें निकालना है तो आप देखो पेरीमीटर कितना हो रहा है इसका 2 पाई आर, और आर क्या है हमारा बच्चों, आर साइन अल्फा, आर क्या है, आर साइन अल्फा। इसी पैरामीटर को अगर आप बच्चों इसको कट करते हो, ठीक है, आप इसको कट करते हो और इधर प्लेस कर देते हो ऐसे, तो आपके पास एक स्ट्रिप मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस स्ट्रिप का जो लेंथ है, इस स्ट्रिप का ये जो लेंथ है बच्चों, ये लेंथ क्या है, ये लेंथ है आपका इस केस में 2 पाई आर साइन अल्फा। क्या ये समझ में आया, मैंने इसको कट किया और ऐसे प्लेस कर दिया, और बच्चों ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितनी हो जाएगी, आर डी अल्फा, ठीक है। ये जो थिकनेस है बच्चों, इस थिकनेस को हम लोग क्या बोल देंगे, आर डी अल्फा, और इसका एरिया तो हमें निकालना आता है, बेसिकली क्या लेंथ इनटू ब्रेथ है। सो इस छोटे से एलिमेंट का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, सो ये एरिया हो जाएगा आपका 2 पाई आर साइन अल्फा इनटू आर डी अल्फा। क्लियर है बच्चों? ओके, सो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। सो आपके पास क्या आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा डी अल्फा, और अभी मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे टोटल एरिया आ जाएगा उस पोर्शन का। सो ये 2 पाई आर स्क्वायर तो बच्चों कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। आपके पास क्या बचा, साइन अल्फा डी अल्फा। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो लिमिट्स क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर लिमिट आपका माइनस अल्फा से प्लस अल्फा होना चाहिए। नहीं, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा नहीं होगा। क्यों? बिकॉज आप देखो, जब मैंने एलिमेंट लिया तो ये जो 2 पाई आर है, ये पूरे पोर्शन को कंप्लीट कर देगा। आप समझ लो, ये नीचे वाले पोर्शन को भी कंसीडर कर रहा है, इसके लिए यहाँ पे 2 पाई आर साइन अल्फा। अगर आपको माइनस अल्फा से प्लस अल्फा करना है तो आप सिर्फ इसको कितना कंसीडर करोगे, पाई आर, ठीक है, पाई आर साइन अल्फा। अंडरस्टूड? ओके, सो मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया बच्चों 0 से लेके थीटा, ठीक है। आपका अल्फा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है बच्चों, 0 से लेके थीटा तक, अंडरस्टूड? ओके, सो बच्चों ये आपका एरिया कितना आ गया, आप इसको सॉल्व करोगे। सो साइन अल्फा का माइनस कॉस अल्फा यानी 1 माइनस कॉस अल्फा आ जाएगा। तो बच्चों ये आपका जो रिजल्ट है ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर पोर्शन। उस पोर्शन का बच्चों ये एरिया आ गया, यानी ये जो कर्व सरफेस है इसका जो एरिया है बच्चों, शेडेड एरिया, वो हमने निकाल दिया ये। लेकिन ये तो एरिया आ गया, लेकिन हमें एंगल भी चाहिए। एंगल क्या होगा, सॉलिड एंगल। बच्चों ये सॉलिड एंगल कितना सब्सटेंड कर रहा है वो निकाल लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन बच्चों, सॉलिड एंगल होता है कि एरिया ऑफ दैट पोर्शन डिवाइडेड बाय आपका आर का स्क्वायर। सही है? सो आप देखो इधर आप डालोगे तो ये आपका 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो बच्चों आपका सॉलिड एंगल कितना आ गया, सॉलिड एंगल आ गया आर स्क्वायर कैंसिल। सो देखो कितना ब्यूटीफुल फॉर्मूला है। व्हाई? बिकॉज इसमें आपके पास सॉलिड एंगल को एक प्लेनर एंगल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक केस भी देख लेते हैं बच्चों, सपोज हमें पता है कि एक कंप्लीट स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। एक कंप्लीट स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये तो हमें पता है। अभी देखते हैं कि वेदर दिस फॉर्मूला इज वैलिड और नॉट। अब देखो एक कंप्लीट स्फीयर के लिए थीटा कितना हो जाएगा, एक कंप्लीट स्फीयर के लिए। अब देखो मुझे कंप्लीट स्फीयर बनाना है, तो कंप्लीट स्फीयर के लिए जो थीटा होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। आप इधर cos 180 डालो तो आपका एरिया कितना आ रहा है, cos 180 इस -1, सो 1 माइनस -1 यानी 2 हो गया, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। अंडरस्टूड?
4 पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि एक हेमिस्फेयर का एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया, तो आप बोलोगे कि सर जो थीटा है हेमिस्फेयर के लिए, आपको देखो अगर मुझे हेमिस्फेयर बनाना है बच्चों, तो आपका जो थीटा है वो मुझे कहां से कहां लेना पड़ेगा, π/2 तक लेना पड़ेगा, 90 डिग्री लेना पड़ेगा। तो मैं इधर 90 डिग्री डाल देता हूं, तो इसका एरिया बच्चों कितना आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं हमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा इन द केस ऑफ सॉल्विंग इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रॉब्लम्स या फिर आपका वो ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। नाउ लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन। सो बच्चों बस अभी इसमें यूनिटरी मेथड यूज करना है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हमारा सॉलिड एंगल बना रहा है ना बच्चों, ये हमारा सॉलिड एंगल बना रहा है, ठीक है। ओके, सो आप देखो आप स्नेल्स लॉ लिखो, तो इस पॉइंट के लिए हम लोग स्नेल्स लॉ लिखते हैं, ओके। तो ये भी एंगल आपका सी हो जाएगा, ओके। ये हाइट h दी हुई है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज 5/3 और यहाँ पे आपका एयर है, वैक्यूम है, कुछ मेंशन नहीं किया है, तो एयर एंड वैक्यूम, ओके। सो बच्चों आप देखो क्या लिखेंगे हम लोग, स्नेल्स लॉ। सो उस पॉइंट के लिए अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लिखेंगे एट P, इस पॉइंट को मैं P बोल देगा बच्चों। सो क्या हो जाएगा, 5/3 इंटू साइन C इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। तो आपका साइन C कितना आ गया बच्चों, साइन C आ गया 3/5। यानी बेसिकली अगर जिन बच्चों को रिजल्ट भी याद हो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि आपका जो क्रिटिकल एंगल का जो रिजल्ट होता है बच्चों, साइन C इज इक्वल टू 1/μ रहता है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपको इसको और अच्छे से याद करना है तो म्यू ऑफ रेयर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर, अंडरस्टूड। सो ये हमारा आ गया। सो इधर से बच्चों C कितना आ गया, सर C तो आपका 37 डिग्रीज हो गया, क्लियर है, ओके। तो अब आप लोग मुझे यूनिटरी मेथड से बताओ कि अगर आपके पास एक सोर्स है बच्चों, एक सोर्स है और इस सोर्स से पावर जनरेट हो रहा है, तो जो पावर जनरेट हो रहा है वो 4 पाई आर स्क्वायर में जाएगा, आप समझ लो 4 पाई एंगल को कवर करेगा वो। सो इतने एंगल के लिए कितना होगा, आप देखो कि 4 पाई के लिए आपका जो पावर है वो कितना है बच्चों, 100 वॉट्स है। सो इतने सॉलिड एंगल के लिए, इतने ओमेगा के लिए कितना हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूं, इतने ओमेगा के लिए जो पावर आउटपुट है बच्चों वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ω/4 पाई इंटू 100, क्लियर। अच्छा अब आपका ओमेगा क्या हो जाएगा, सर ओमेगा तो हमें निकालना आता है, ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चों, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस cos 37 which is 4/5। तो ये आपका कितना आ गया बच्चों, 2/5। ये सॉलिड एंगल आ गया, आप इसको यहाँ पे पुट कर दो। सो 2 पाई/5 इंटू 4 पाई इंटू 100। सो आप देखो ये इधर से इधर ये गया 2 टाइम्स, यानी 10 वॉट इज योर फाइनल आंसर। आई होप बच्चों ये समझ में आया होगा आपको। विद द हेल्प ऑफ सॉलिड एंगल हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस भी बोलते हैं। आप देखो अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको एक सर्कल दिखेगा इल्यूमिनेशन, ठीक है, ओके। चलो बच्चों इसी पे बेस हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। सो अ पॉइंट चार्ज q is placed at the center of a closed hollow cylinder. We have to find the flux through the curved surface. अभी आप देखो कि इधर से यहाँ पे आपका एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। अब इस चार्ज पार्टिकल से सिंस इट इज पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल कम आउटसाइड, ठीक है, इधर से एमर्ज होगा, तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमर्ज होगी। तो आप देख सकते हो बच्चों इधर एक सॉलिड कोन बन रहा है, इधर एक एंगल बन रहा है, सॉलिड एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि अगर मुझे फ्लक्स निकालना है बच्चों सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया से, ठीक है, तो कहना है से दैट जो कर्व सरफेस एरिया से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो ब्लू कलर का एरो बता रहा है आपको। मेक सेंस बच्चों, ये ब्लू कलर का एरो आपको क्या बता रहा है, कर्व सरफेस एरिया बता रहा है, ओके। तो हमें क्वेश्चन से वही पूछा गया। आप ऐसा समझो कि जैसे ट्यूब लाइट है, ठीक है, ट्यूब लाइट की कर्व सरफेस एरिया से लाइट रेज बाहर निकलती है, ओके। सो अभी इसको कैसे सॉल्व करें। सो कैन आई से दैट गॉस लॉ स्टेट्स कि कंप्लीट सिस्टम से, एक क्लोज्ड सिस्टम से जो टोटल फ्लक्स पास होता है वो कितना होता है, q बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। सो कैन आई से दैट इस पूरे सिस्टम से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा दैट विल बी q बाय एप्सिलॉन नॉट। यस सर। अब आप देखो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को कैन आई से दैट कि कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है प्लस इस पोर्शन से और इस पोर्शन से, इस डिस्क से
और इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। सो ये जो पूरा सिस्टम है बच्चों, इस पूरे सिस्टम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट कर्व सरफेस से कितना गया प्लस आपका डिस्क 1 प्लस आपका डिस्क 2 दैट इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। लेट अस अज्यूम बच्चों ये जो है ये आपका डिस्क 1 है और ये आपका डिस्क 2 है। ओके, सो अभी हमें फ्लक्स निकालना है, हमें ये 5 की चाहिए। ओके, अब आप देखो बच्चों, तो सबसे पहले इतने पार्ट से हम लोग फ्लक्स निकाल लेते हैं कि इतने पार्ट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो उसके लिए हमें एंगल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो बच्चों ये r है और ये कितना है, ये दिया हुआ है आपको 3r/4। सो ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा कितना आ जाएगा, सर आप बोलोगे कि tan थीटा इस केस में r/3r/4 है। सो ये कितना हो गया बच्चों 4/3। सो आपका थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया सर आपका 53 डिग्रीज। थीटा इज 53 डिग्रीज। सो करस्पॉन्डिंग बच्चों सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, सॉलिड एंगल हो जाएगा सर 2π1 माइनस cos 53। cos 53 कितना होता है 3/5 होता है, तो 3/5। सो 2π1 माइनस 3/5। तो बच्चे कितना हो गया, ये हो गया 4π/5। क्लियर है, तो ये सॉलिड एंगल इतने सब्सटेंट है। अभी आप बता दो कि इनफैक्ट हम लोग इसको एक जनरलाइज भी कर सकते हैं। मैं जनरलाइज करके बता देता हूं आपको कि अगर बच्चों कंप्लीट स्फीयर से q बाय एप्सिलॉन नॉट जाएगा तो एक पर्टिकुलर सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स जाएगा, ठीक है। सो कंप्लीट स्फीयर से आपका जो फ्लक्स पास हो रहा है दैट इज q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक पर्टिकुलर सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स पास होगा। सो वी कैन राइट दिस थिंग एज इनटू q बाय एप्सिलॉन नॉट। यूनिटरी मेथड लगाया मैंने और कुछ नहीं। ओके, सो आप देखो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π1 माइनस ऑफ cos थीटा अपॉन 4π टाइम्स q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इधर से आपका आंसर बच्चों कितना आ गया, सो डायरेक्टली हम लोग ये यूज कर लेते हैं। ओके, सो जो आपका फ्लक्स पास हो रहा है बच्चों, इफेक्टिव फ्लक्स कितना पास होगा, ये हो जाएगा सर q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा। उस कर्व सरफेस से इतना फ्लक्स पास होगा, ठीक है। तो अभी ये करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। डायरेक्टली हम लोग डिस्क 1 और डिस्क 2 के लिए लिख सकते हैं। ओके, चलो सो अभी हमें ये चाहिए, तो ये आपका डिस्क 1 के लिए कितना हो जाएगा, डिस्क 1 के लिए आप पूछोगे कि सर q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कितना आया बच्चों 53 आया था। इधर आपका थीटा कितना आया था डिस्क 1 के लिए 53 डिग्री आया था। और डिस्क 2 के लिए आप देख लेते हैं बच्चों, यानी ये जो ऑरेंज कलर से जो फ्लक्स पास हो रहा है ये डिस्क 2 का है। तो आप देखो ये r है और ये आपका कितना है 4r/3 है। सो tan थीटा इज इक्वल टू r बाय 4r/3। सो बच्चों कितना हो गया 3/4। सो इधर से थीटा कितना आ गया आपका 37 डिग्री आ गया। बस आप इधर पुट करोगे। सो इस डिस्क के लिए कितना हो जाएगा ये cos ऑफ 53। और सेकंड डिस्क के लिए बच्चों q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos ऑफ 37 दैट इज कंप्लीट इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। अंडरस्टूड। नाउ इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं अपन। आप देखो ये q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये q बाय एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। ये cos 53 कितना होता है 3/5 4/5, तो कितना हो रहा है माइनस q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 7/5 दैट इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, अब आप देखो q बाय एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, वो उधर चला गया और हमारा आंसर आ गया बच्चों जो आपका 5 है, यानी कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है दैट इज नथिंग बट 7q बाय 10 एप्सिलॉन नॉट। अंडरस्टूड? ओके, क्लियर है बच्चों। सो कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हमने निकाला। सिमिलरली इस पे बेस्ड सेम क्वेश्चन बच्चों, सेम क्वेश्चन आपके जेईई एडवांस 2024 यानी पिछले साल 2024 में आया था। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट इन्होंने बोला। इन्होंने, मैं ये आपको होमवर्क देता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हो। आप देखो क्या दिया हुआ है कि ये पॉइंट है। ओके, पहले आपका जब थीटा 1 था वो 30 डिग्री था, तो कितना फ्लक्स पास हो, कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। और जब आपका थीटा 2, इनफैक्ट मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। सो जब आपका थीटा 30 डिग्री था तो उस केस में कर्व सरफेस प्लस, अब देखो बच्चों दो डिस्क है और सिमेट्रिकल है, सो मैं लिख सकता हूँ कि 2 टाइम्स passing through the disk that will be equal to q by epsilon naught। सही है बच्चों, ये केस 1 हो गया, ठीक है, जब थीटा आपका 30 डिग्री था।
सो आप देखो कितना हो जाएगा q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 टाइम्स फाई ऑफ डिस्क। और हमें पता है बच्चों कि फाई पास होगा, जो फ्लक्स पास होगा वो कितना हो जाएगा q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। तो फर्स्ट केस में आपको थीटा 30 डिग्री दिया है, सेकंड केस में आपको थीटा 60 डिग्री दिया होगा, ठीक है। सो निकाल लेते हैं q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट केस में आपको 30 डिग्री दिया है, cos 30 कितना होता है बच्चों, cos 30 आपका √3/2 होता है। तो आप इसको सॉल्व करो, ये q बाय कैंसिल, ये आपका आ जाए √3q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और जब आपका थीटा कितना है बच्चों, जब थीटा आपका 60 डिग्री है, यानी थीटा 2 जब आपका 60 डिग्री है तो कितना फ्लक्स पास होगा। सो सिमिलरली हम लोग लगा सकते हैं, अब देखो q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 2q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी इस केस में बच्चों आपका थीटा 60 डिग्री तो 1 माइनस cos 60 आएगा, विच विल बी 1 माइनस 1/2। तो इधर से आपका आंसर इज q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी इसकी वैल्यू बच्चों आपको 5/√n देके रखी है क्वेश्चन में, और इसकी वैल्यू आपको 5 देके रखी, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे इक्वेशन से, तो आपका देखो √n will be how much? Okay, एक सेकंड, yes, हाँ, √n will be √3/1। so n की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 3 आ गई। सो ये सॉलिड एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन था जो कि 2024 में पूछा था। ओके, सो सॉलिड एंगल बच्चों, अब जैसे ये वाला भी क्वेश्चन है, अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ कि इधर से जितना फ्लक्स पास होगा, यानी इतने पोर्शन से इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के लिए ये जो सॉलिड एंगल सबसेंड कर रहा है, आप समझो, मैं इसको ग्रीन कलर से बनाता हूँ, ये आपका पॉजिटिव है बच्चों, ये पॉजिटिव है, तो सिमेट्रिकली नीचे भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है पॉजिटिव से उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। तो सिंपल है, हमें पता है कि सर इतने पोर्शन से जितना फ्लक्स पास होगा, अगर इतना ही पोर्शन को कैच कर ले तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो मैं बोल सकता हूं कि फ्लक्स एमिटेड बाय Q1 विल बी इक्वल टू फ्लक्स सबमर्जिंग इनटू Q2, ठीक है। सो फ्लक्स कितना होता है बच्चों, हमें पता है जो आपका फाई है वो होता है q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा। क्लियर है बच्चों, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था। ओके, सो इस पोर्शन के लिए कितना हो जाएगा, इस पोर्शन के लिए मैं बोल सकता हूं बच्चों, सपोज मैंने इसको φ1 इज इक्वल टू φ2 लिख दिया, φ1 कितना हो जाएगा सर q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos ऑफ अल्फा, और φ2 कितना हो जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं अपन, फ्लक्स मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये q1 है, ये q2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos बीटा। तो आप देखो 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, सो q1 बाय q2 बच्चों कितना आ गया आपका 1 माइनस cos ऑफ बीटा बाय cos ऑफ अल्फा। अभी बहुत सारी बुक्स में इसको साइन के टर्म्स में लिख देते, तो हमें पता है सर 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो आप देखो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 ऑफ sin स्क्वायर बीटा बाय 2 अपॉन 2 ऑफ sin स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो आपका फाइनल आंसर बच्चों कितना हो जाएगा, sin बीटा बाय 2 अपॉन sin अल्फा बाय 2 का